विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नहीं ठीक है। आप विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? आज सवेरे भी किसी चैनल पे बात हो रही थी, तब भी मैंने कहा कि संजय जी को सर्टिफिकेट देने के तो हमारी वो नहीं है स्थिति, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ संजय जी को जितना मैं जानता हूँ कि उनकी मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। और एनालिसिस में या कहीं गड़बड़ किसी तरह से हुई है वो तो संजय जी ने आज बहुत साफ कर दिया है। तो गलती तो हो जाती है और गलती को मान के उसको डिलीट कर देना और स्वीकार कर लेना मेरे ख्याल से हर प्लेटफॉर्म पे संजय जी ने किए। तो इसके बाद अब आजकल तो ऐसा मौसम हो गया ना कि कहीं भी कुछ हो जाए तो किसी भी नैरेटिव पर आप चल जाते हैं, लेकिन संजय जी की मंशा पर, और जो लोग कर रहे हैं ना सवाल, वो भी जानते हैं कि उनकी मंशा क्या रही होगी, किस तरह से वो एनालिसिस करते हैं। संजय जी के ओपिनियन पोल और इनके सवाल पोल, इनके आंकड़े हर पक्ष के लोग कोट करते हैं सीएसडीएस के, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता बल्कि जब हम कंफ्यूजन में आते हैं और ओपिनियन पोल से तब सीएसडीएस को यूज करके काम में लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनके जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या और बाकी रिसर्च होती है वो एक ही तरफ जारी होती है, हर तरफ जारी होती है, अलग अलग आंकड़े आते हैं, हर पक्ष उसे यूज भी करता है। हालांकि मेरे को जरूरत नहीं लगती थी कि मैं बोलूं, लेकिन क्योंकि सब लोग इस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं तो जरूरी है कि संजय जी के साथ खड़े रहना चाहिए और उनकी मंशा पर तो कभी सवाल नहीं किया जा सकता। गलती सबसे होती है। ऑलराइट, पहले मुझे विजय जी थोड़ा ये समझाइए, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में आंध्रा से रेड्डी जी को उतारने के पीछे क्या रणनीति है? देखिए, एक तो पहली बार ऐसा हो रहा है उपराष्ट्रपति चुनाव में कि साउथ वर्सेस साउथ ही हो रहा है। दक्षिण भारत के पहली बार हो रहा है। वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा हुआ था, 1969 में भी हुआ जब बड़ा चुनाव हुआ, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी का, जिसका अतुल लोंढे जी पाटिल जिक्र कर रहे थे। वैसे उन्होंने वो जिक्र नहीं किया कि वो पार्टी टूट गई थी उसके बाद उनकी। वैसे उनको तो पता ही है, वो विद्वान लोग हैं। तो ये दक्षिण भारत का चुनाव हो रहा है और इसमें इंटरेस्टिंग ये हो गया कि अब दोनों लोगों की नजर दोनों पार्टियों के क्रॉस वोटिंग पर है। राधाकृष्णन साहब को खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उनका प्रेशर डीएमके पर है कि भाई तमिल प्राइड की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। और इंडिया ब्लॉक ने खड़ा कर दिया रेड्डी साहब को, तो वो नायडू साहब पर और जगन रेड्डी पर प्रेशर है कि आंध्रा के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मुझे बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं लग रहा कि डीएमके भी कहीं इधर उधर हो जाए, कुछ क्रॉस वोट हो जाए तो कुछ अलग बात है। आज तो कनीमोनी ने कह दिया कि भाई वो जो सिंह साहब के तमिलियन है वो हिंदू तमिलियन है, पर वो उसके साथ नहीं जाएंगे। तो अब ये एक और हो गया कि हिंदू तमिलियन अलग से हो गया तमिल प्राइड के आगे, मतलब वो संघी तमिलियन है। संघी तमिलियन है, जो उन्होंने शब्द काम में लिया वो हिंदू तमिलियन। लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो गया कि दोनों तरफ से ये क्रॉस वोटिंग के लिए एक रास्ता खोल दिया गया है और अंतरात्मा की आवाज तो खुली हुई है, क्योंकि वहां पर क्रॉस वोटिंग के लिए वो तो करना नहीं पड़ता, विप तो इशू नहीं होता। नंबर में बड़ा साफ है, मुझे लगता है कि 100 सीट वोट से ज्यादा का ही अंतर है टोटल, जो एनडीए के कैंडिडेट जीत सकते हैं वहां पर। अब वो कैसे होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन। एक तो मुझे लगा कि थोड़ा सा, ये तो अब अतुल जी को पता होगा कि क्या हुआ, कि उन्होंने लेट कर दिया। जब सिंह साहब के तरफ से राजनाथ जी ने जिन जिन लोगों से बात करनी थी वहां सब दरवाजे खोल दिए। कि जगन रेड्डी से तो मुझे बताया गया कि 13 अगस्त को बात करनी थी, कैंडिडेट तो 17 अगस्त को डिक्लेयर किया। ठीक है, स्टालिन साहब से भी बात कर ली, नवीन पटनायक जी से बात कर ली, सोनिया जी से भी बात की उन्होंने। तो जब चुनाव लड़ रहे हो तो आप सबके घर जाते हो, मतलब सबसे बात करते हो। और जब उन्होंने कैंडिडेट बना दिया, अपना सब कर दिया, उसके बाद इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट आया है। हालांकि अभी तो कैंपेन के लिए टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात रेड्डी साहब पहले प्रॉमिस नहीं करते सिंह साहब को, यदि अतुल जी बात कर लेते तो होता कि नहीं होता। अब उनको भी धर्म संकट में डालते हैं कि भाई पहले बात करते कि नहीं कर लिया। अब उन्होंने कहा मैंने तो प्रॉमिस कर लिया, अब क्या करें। तो वो एक, लेकिन इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया। हालांकि रिजल्ट में बहुत मुझे कोई बड़ा बदलाव नहीं लग रहा है। सहयोगियों पे नजर रखनी पड़ेगी, सहयोगियों पर नजर रखनी पड़ेगी, और 100% वो नहीं हो तो कम से कम कुछ तो इधर उधर कुछ भी हो जाए, उसमें भी मैसेजिंग होती है। संजय जी हैं क्या? संजय जी को लाइए। अच्छा, संजय जी चले गए। वो मैसेजिंग उसमें इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की। तो विजय जी, एक कल मैंने एक वो सर्वे भी दिखाया था, वोट वाइब जो एजेंसी है, उसने सर्वे किया था कि इलेक्शन कमीशन पर क्या लोगों का भरोसा कम हुआ है, कितना है। तो 47% कह रहे थे बहुत ज्यादा भरोसा है और भरोसा है 48% करीबन। और 30% के करीब बोले ठीक ठीक है, औसत है। तो कुल मिलाकर 30% ऐसे बचे जिनको भरोसा नहीं है। जी, मैं आपकी राय चाह रहा हूं कि जब देश में 40% लोग बीजेपी के लिए वोट देते हैं, ऑन एवरेज 35 से 40, 60% बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, ऐसे में 70% लोगों का इलेक्शन कमीशन पर भरोसा और सिर्फ 30% लोगों का डिस्ट्रस्ट, अविश्वास। इसका मतलब आज भी इलेक्शन कमीशन में लोगों का भरोसा है, चाहे वो विपक्ष का ही वोटर क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन पाटिल साहब के लिए तो ये बड़ी बात है कि 30% लोग तो डिस्ट्रस्ट कर रहे हैं।
पर इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं, बहुत अंतर नहीं है। पीछे जाएंगे आप। एवरेज में देख रहा था 54% जो है वो ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 48% के करीबन हाई ट्रस्ट वाले लोग हैं और एवरेज वाले हैं, तो 70% करीब करीब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में अब भी कोई इलेक्शन कमीशन को लेकर ये जो घटना, इसका मतलब ये नहीं कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं कि बहुत एग्जेजरेट कर रहे हैं दोनों तरफ। एक तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है 100%, एक तरफ कह रहे हैं कि 100% गलत है। अच्छा विजय जी, ऐसे भी तो देखना पड़ेगा ना। मान लीजिए बंगाल, वहां पे सर्वे करेंगे तो वहां ममता की सरकार है, हाँ। वहां बीजेपी जीत नहीं पा रही है, तो वहां जाके वहां डीएमके सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत बढ़िया है, उसके सामने कोई है ही नहीं, तो वहां भी लोग कहेंगे भैया हाँ इलेक्शन कमीशन की जो एक्सरसाइज है उसमें गड़बड़ियां हैं और उसी को ठीक करने की एक्सरसाइज हो रही है, वो सब बात हो रही है, लगातार चल रहा है। इसमें कोई 100% की तरह से नहीं देखना चाहिए। और मैं राहुल जी जो कैंपेन चला रहे हैं, मैं उसको बीजेपी के लिए थोड़ा सा सीरियस मानता हूं, क्योंकि लड़ाई, लीगल लड़ाई इलेक्शन कमीशन पर क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन वो क्या नैरेटिव बिहार में उसी तरह से तो नहीं जाएगा जो 2024 के चुनाव में संविधान बदलने का नैरेटिव था। और आज बात हुई जिसकी मैं चर्चा हमेशा कर रहा हूं कि इस नैरेटिव को ऐसे समझिए कि राहुल जी भले ही ये कह रहे हो कि ये वोट चोरी का मामला है ना, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है, नैरेटिव क्या है? असली नैरेटिव आज तेजस्वी जी ने कहा, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि भाई वोट कट गया तो अन्न योजना में नाम कट गया, आयुष्मान योजना में नाम कट गया, राशन कार्ड में नाम कट गया, ये सारी चीजें। तो वो जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको उससे डर लगता है। अगर वहां ये मुद्दा चल गया, वहां यदि ये मुद्दा चल गया, मतलब मुझे नहीं पता कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये नैरेटिव इसका साइड इफेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है। ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। जयंत सॉरी अनुप्रिया, फिर डिबेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। सोशल मीडिया पर शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा इलेक्शन कमीशन में क्या आपको भरोसा है और कितना है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।